ये ग्रेड 8 के लिए ना पैक्टा का जो उन्होंने मॉडल पेपर छापा है ना उसको हल करते हैं, लेकिन हल करने में असल में एक भी जो एमसीक्यूज ने दिया ना उसको समझ ले तो फिर जो भी इस किस्म का एमसीक्यूज आएगा ना वो आपकी समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि यही है, लेकिन इसको आपने गौर से समझना है। ये अभी मैं हल करता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हमने सॉल्व करना। मसलन इसका पहला उन्होंने जो दिया है ना क्वेश्चन का पार्ट 1, आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग यानी कि मुख्तसिम कसर यानी कि जो ख़त्म होती है, तो जिसके नीचे भी 5 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए वो मुख्तसिम लाजमन होगी। बाकियों में हमने खुद देखना होता है, चूँकि इसमें नीचे 5 आ गया, मैंने कहा जो 5 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए तो उसने लाजमन ही मुख्तसिम हो जाना होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे ना। अब ये देखो 4 डिवाइडेड बाई 5, मैंने कहा 5, 2 और 4 इन तीनों में से कोई भी नीचे डिनोमिनेटर यानी कि इसको कहते हैं या मखरज में कुछ भी आ जाए 2, ये मैंने 3 लफ्ज बोले 2, 4 और 5, इन तीनों में से जो भी आएगा उसकी जो भी ये कसर या फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी या मुख्ततिम होगी। तो इसमें ये नहीं कि ये डी वाला हमारा ऑप्शन, क्योंकि इसके नीचे 5 आता है तो ये मुख्ततिम ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। मैंने कहा है कि आप लोगों ने समझना है कि कोई और भी दे सकता है इसी तरह का, जैसे मैंने एक हिंट दिया है, अभी एक और हिंट मैं देता हूँ कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इसमें ये √2 जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लेकिन उसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं होता तो वो इरेशनल होगा। लेकिन इसमें ना आप लोग ये भी ध्यान रखें, अक्सर वो पाई का लफ्ज देता है यानी कि ये भी इरेशनल है। इसी तरह इसमें जो है √2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 पूरा हो जाता है, इसका तो अगर सॉल्व करें तो इसका इक्वल 2 आ जाएगा, बाकी के ऊपर वैसे ही नहीं है। तो इसलिए जो है बी इसका ऑप्शन √2, 3, 7 इस तरह कोई भी आ जाए तो वो ठीक होगा। अब 3 देखे एब्सोल्यूट मुतलिक कीमत जो भी आ जाए -4 है उसकी भी +4 होगी, -36, -1 यानी कि उसकी माइनस खत्म हो जाएगी, एब्सोल्यूट में माइनस खत्म हो जाती है। तो एब्सोल्यूट मुतलिक कीमत जिसकी भी वो पूछे, चाहे उसके साथ माइनस लगी हुई है या नहीं लगी, तो उसकी कीमत प्लस आ जाएगी और वही आएगी। ये देखो -4 की वही +4 आई, -4, 5 और तो आ ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्लस। यानी कि जो भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी वो कहेगा उसकी माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी और वही आएगी जो पहले उसने लिखी है प्लस में आएगी। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, ये इस तरह का सवाल भी उसने लाजमन देना है, ज़रबी मकूस। यानी कि ये देखिए 7 का ज़रबी मकूस हमने फाइंड करना है, तो उसको सिर्फ हमने उलट कर देना 1/7। तो ये इसका अगर इसके साथ माइनस है तो माइनस भी साथ लिखनी है। ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में माइनस उसी तरह साथ लिखनी है। -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/7। इस तरफ को -2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2। यानी कि सिर्फ उसको उलट करना है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही आएगा, -1 का -1 ही है। यानी कि ये इस तरह के ना शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर वो देता है, -1 का -1 होता है, -2/3 का माइन, और ये जो 0 होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं। ये भी बात का पेपर में दे सकते हैं कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो उसका नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह आगे 5 पार्ट है, बाय राउंडिंग ऑफ डिजिट्स 28.47 टू 2 डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद आपने हम सिर्फ 2 पॉइंट डिजिट तक है। अब ये पॉइंट बाद 0.46 है और आगे 7 है, आगे जहाँ तक हमने राउंड करना है उसके अगर 5 से बड़ा नंबर है तो फिर उसको एक बढ़ा देना, अगर छोटा है तो उसको नहीं बढ़ाना, 5 हद है उसकी। तो ये 6 के आगे 7 है, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसने कहा 2 डेसिमल, तो 46 नहीं लिखेंगे बल्कि 28.47, तो ये 28.47 वाला ठीक हो जाएगा। इसी तरह आगे जो है नेक्स्ट ये सिक्स पार्ट जो है बाय राउंडिंग दी -32.43 अप टू 1 प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट, तो ये मैं -32.4 ही आ जाएगा क्योंकि 3 तो आगे है ही 5 से लेस। अब ये देखिए इस तरह का कोई ना कोई लाजमन एमसीक्यू देगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर को ठीक है एन से ज़ाहिर करना है कुदरती अदाद को, लेकिन वो ये भी कह सकता है होल नंबर उसको डब्ल्यू से, प्राइम नंबर उसको पी से और इंटीजर को जेड से, इस तरह रेशनल को क्यू से, इरेशनल को क्यू डैश से। ये आप लोगों ने याद रखने है कि नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू, प्राइम नंबर को पी, इंटीजर ये याद रखना। इंटीजर वाला भी अक्सर दे देता है क्वेश्चन,
तो इंटीजर को ज़ेड से ज़ेड करना है, तो यहाँ पर उसने नेचुरल नंबर का है तो ये हमारा नेचुरल नंबर ठीक हो जाएगा। इसी तरह द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, यानी कि पहले 4, एक बात याद रखनी, प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होते हैं। ये बाल बच्चे 1 से या 0 से शुरू करते हैं, बस एक बात याद रखनी कि प्राइम नंबर 2 से, तो 2 3 5 से, और उन पर टेबल कोई नहीं जाता। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, और 9 भी प्राइम नंबर नहीं, तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। यानी कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि पहली बात कि प्राइम नंबर 2 से शुरू होगा, उन पर कोई और नंबर डिवाइड नहीं होगा। आगे 9th, a इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स देन पी पावर सेट। पावर सेट में जो इसने गलत ऑप्शन देना, उसमें ये याद रखना कि ये सपोज ए कोई भी सेट है ना, 1 2, तो अब हमने पावर सेट मालूम करना है, तो उसका पावर सेट का मतलब उसके सारे सब सेट लिखने, लेकिन सब पावर सेट लिखने के लिए एक ब्रैकेट इधर लिखनी है और एक ब्रैकेट इसको यानी कि खत्म भी करने। ये पावर सेट, इसके अंदर सब सेट लिखने, और सबसे पहला खाली सेट होगा। इसमें ये देखते हैं कि ये पहला खाली सेट ये इस तरह लिखना है, ये खाली सेट को इस तरह लिखते ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें भी ये 0 इसमें है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। इसमें 1 भी नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो खाली सेट इस तरह लिखना है, इसके गिर्द ब्रैकेट ऐसे नहीं डालनी, ये गलत है। तो ये हमारा पावर सेट ए वाला ठीक होगा। इस तरह 10th में ये डी मॉर्गन के लॉ, ये लाजमन ये क्या आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में है, तो ये डी मॉर्गन के 2 लॉज जो है ये आप लोगों ने याद करने, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका दूसरा लॉ ये है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इधर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यानी कि ये याद रखना, इधर यूनियन है तो इधर कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हो जाएगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन। ये कम्प्लीमेंट को डैश से भी लिख लेते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी। जैसे मैंने इधर डैश लिख दिया, इधर सी लिखा है, यानी कि वो अपनी मर्जी है सी लिख दें या डैश लिख दें। तो ये 2 डी मॉर्गन के लॉ है, चाहे वो ये वाला दे या ये हो। इधर यूनियन है ब्रैकेट के बाद अंदर, तो इधर कम इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन। अब उसने यहाँ पर ये देखो ए यूनियन बी है, तो अब इधर क्या आएगा, अलग-अलग, यानी कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि फिर कम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर अलग-अलग है। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी है 2 3 2 4 6 7। तो इनका यूनियन में इन दोनों के तरतीब लगा कर लिखने हैं, यानी कि अरेंज करना है। पहले 1 है, फिर 2, फिर 3 4 5, ये तो 1 2 3 4 5, इधर 6 7 है, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक बनेगा। यानी कि उसमें सारे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 तरतीब में, किसी को मिस नहीं करना और किसी को रिपीट नहीं करना। अगर कोई रिपीट हो जाएगा फिर वो सेट ही नहीं रहेगा, इस वजह से मैंने कहा कि रिपीट नहीं करना। अब इसका 12 पार्ट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के अंदर नंबर कितने 2 है, 1 और 2, तो इसके सबसेट किसी के भी सबसेट फाइंड करने हैं। बस सपोज ये ए सेट है, इसके नंबर है 1 2 3, तो इसके नंबर कितने हैं 3 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 टाइम आए, यानी कि 8 इसके साथ। अब अगर सिर्फ 1 व 2 दो नंबर है इसके अंदर, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 33 से 2 की पावर 2, यानी कि 4 बनेंगे। जितने भी उसके नंबर है उसको 2 के ऊपर लिख लो। अगर सपोज इसमें 4 भी मैं ऐड कर लूँ तो ये इसमें 2 की पावर 4 16 वाली, असल ये फार्मूला 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब जितने उसमें नंबर हैं उसको 2 के ऊपर लिखने, तो उसके सबसेट्स की तादाद आ जाएगी। तो इसमें चूंकि 2 एलिमेंट है 1 व 2, तो 2 के ऊपर जब मैं 2 लिखूंगा तो उसका आंसर 2 2 ज़ा 4, तो ये इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 13 है द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन, ये भी बार बार आएगा 3:x प्रोपोर्शन, फिर x और फिर 12। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ये जो 2 डॉट है ये रेशो की अलामत है, निस्बत की, यानी कि ये भी याद रखना, इस तरह का भी एमसीक्यू में आई है किसके रेशो के। और 4 पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शन, इसको उर्दू में तनासब कहते हैं, तो ये भी याद है। अब इनमें ये जो मिड में होते हैं दोनों, इनको कहते हैं मीन, और ये जो बाहर होते हैं इनको कहते हैं एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं तरफैन का हासिल ज़रब और वस्तैन का हासिल ज़रब, यानी कि जो मिड में है उनको वस्तैन और जो बाहर वाले हैं उनको तरफैन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x क्या रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x का आंसर कितना आ जाता है 6, इसलिए यहाँ पर ये जो 6 वाला ऑप्शन है ये ठीक है। आगे की कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹100, देन दी कॉस्ट ऑफ 50 सच पेंसिल। अब
10 पेंसिल की 100 है तो एक की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 पेंसिल हमने खरीदनी है तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 यानी कि ये आम जैसे बच्चे सौदा लेते हैं ना तो ऐसे हिसाब किताब आना चाहिए। आगे इन प्रोपोर्शन U रेशो V प्रोपोर्शन W रेशो X दी फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये जब 4 इस तरह लेफ्ट साइड से आप लोगों ने शुरू करना है तो ये चौथे नंबर पे आएगा ना तो X जो है ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ये डी है यानी कि 1 2 3 और ये 4 ऐसे फोर्थ प्रोपोर्शन। आगे दी प्राइस ऑफ ए टाई इज ₹100। इट इज सोल्ड फॉर ₹90 द डिस्काउंट परसेंटेज विल। अब देखिए 100 में उसने खरीदा 90 में नहीं तो 10 उसने यानी कि 100 के बीच उसने 10 की डिस्काउंट की तो 10%। तो ये तो बिल्कुल इसी क्योंकि 100 से को कह रहा है ना हमने रेशो निकालनी नहीं क्योंकि 100 का उसने लिया 90 का बेच दिया तो उसने 10 डिस्काउंट किया तो इसका मतलब 10% ही डिस्काउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 अली बॉट ए कार ऑफ ₹55 लाख एंड इसने सेल किया 5,60,000 तो उसका ये जो बाइंग प्राइस है वो 5 लाख है और सेलिंग प्राइस 5 लाख तो 60,000 जीरा सा नजर आया कि 60,000 उसको प्रॉफिट हो गया। द फार्मूला टू कैलकुलेट द फोर्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के लिए फार्मूला अब फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी वो फार्मूला a+3d असल फार्मूला उसका क्या है an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी ये फार्मूला याद रख ले। तो अब फोर्थ है तो n की बजाय 4 लेंगे 4-1 3 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म है तो n की बजाय 5 यानी कि असल में कोई भी पूछ सकता है फिफ्थ टर्म तो a5 लिख दिया मैंने a+n की बजाय 5-1 तो 4d। तो उसने चूंकि फोर्थ टर्म की थी इसलिए मैंने n की जगह जब 4 लिखा तो a4 इज इक्वल टू a+4-1 3d। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है a+3d यानी कि असल फार्मूला an इज इक्वल टू a+n-। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 an इज इक्वल टू 2n+5 फाइंड द a5 तो बिल्कुल इजी यानी कि ये तो बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि an इज इक्वल टू 2n+5 तो ये उसने सीधा सा कह दिया कि n की बजाय 5 मालूम करे तो यहाँ पर भी n की बजाय 5 पुट कर दे +5 तो 5 10 10+5 कितने हो गए 50। तो a5 इसका मतलब ये भी है कि फिफ्थ टर्म जो है ना वो उसकी कितनी आएगी 15 आएगी। तो ये जो 19 है इसका आंसर कितना आएगा 15 ये a वाले इसका ठीक होगा आंसर। 20 द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होता है यानी कि पहली दो कंसेप्टिव को माइनस कर लें दूसरी में से फर्स्ट को तो उसका आंसर 4 आएगा 9 - 5 4 को आगे ऐड करते जाए तो ये 5 + 4 9 9 + 4 13 13 + 4 17 और 17 + 4 21 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा नेक्स्ट। फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक 1 2 ज्योमेट्रिक में उसमें दूसरी टर्म के ऊपर पहली को डिवाइड करो तो उन दो के ऊपर 1 को डिवाइड करो तो वो उसका कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो यानी कि कॉमन रेशियो क्या होता है r हमने ऐसे निकालना होता है ये ज्योमेट्रिक में a2/a1 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना होता है d इज इक्वल टू a2 - a1 ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में होता है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में होता है। तो अब चूंकि इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस उन्होंने कहा है तो 1/2/1 2 आंसर आएगा 2 को मल्टीप्लाई करते जो आगे 1 को 2 से किया तो 2 2 को 2 से किया 4 4 को 2 से किया 8 8 को 2 से किया तो 16 तो ये इसकी फिफ्थ टर्म आई है। फैक्टराइजेशन इस तरह की फैक्टराइजेशन लाजमन आएगी जिसमें दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा लेकिन दरमियान में माइनस है। अब l स्क्वायर 12 का ही लेकिन 25m स्क्वायर 25 5 का तो एक दफा इसको प्लस और एक दफा माइनस ये याद रखना है कि इसके दरमियान में माइनस आए क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसमें l का स्क्वायर पहले स्क्वायर बनाना है फिर उनको एक दफा प्लस और एक दफा यानी कि l - 5m और l + 5 यानी कि एक दफा उसको ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने दो स्क्वायर कंप्लीट करें दरमियान में फिर एक दफा प्लस और एक दफा ये प्लस वाली टर्म पहले लिख दें ये माइनस वाली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जो है l स्क्वायर -25 तो l - 5m और l + 5m तो ये आंसर आ जाएगा। ये इनके पहले 25 का हमने स्क्वायर बनाया
द कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो x का कोफिशिएंट -5 है, तो ये -5 यानी कि 6 तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका दिसर नहीं होगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इस तरह डिग्री वाला भी आएगा, तो ये 4xy स्क्वायर इस तरह का भी, यानी कि डिग्री जब हमने फाइंड करनी है 4x स्क्वायर y, तो ये जब इकट्ठे लिखे हो ना तो x स्क्वायर की 2 है, y की 1 है, इन दोनों को प्लस कर ले तो वो 3 इसकी डिग्री है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसकी डिग्री सिर्फ ये वाली होगी, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी पावर 3, तो वो 3 आएगी। लेकिन अगर x के साथ y या कोई और वेरिएबल लिखो तो उनकी पहले प्लस करनी है, यानी कि उनकी पावर को प्लस करना है, तो फिर यहाँ पर ये 2 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड किया तो 2 + 1 3, तो इस तरह 4xy स्क्वायर इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि पावर को प्लस करना है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका 2 है, इनको प्लस किया तो फिर अब ये फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x - 6, अगर यहाँ पर माइनस आ गई इधर प्लस आ गई, तो एक इसमें प्लस की होगी और एक इसमें माइनस की होगी, और 3 2 + 6 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्लस है तो बड़ी नंबर प्लस का आएगा और छोटा माइनस का, तो ये x + 3 प्लस वाला बड़ा है, माइनस यहाँ पर माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से ये नहीं ठीक होगा। यहाँ पर दोनों माइनस है दोनों प्लस है, ये तो वैसे ही गलत है। यानी कि अगर ये मिड वाली और इसमें साइन डिफरेंट है तो एक प्लस का एक माइनस का, और दरमियान वाला ये बताएगा कि प्लस वाला बड़ा होगा अगर यहाँ पर प्लस है और दूसरा छोटा, तो यहाँ पर 3 बड़ा है वो प्लस का और 2 छोटा है वो माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस होती तो फिर ये आंसर आ जाना था, लेकिन यहाँ पर प्लस है। लीनियर पोलिनोमियल भी बिल्कुल इजी बात है, यानी कि इसको उर्दू में कहते हैं यक दर्जी, यानी कि जिसके ऊपर सिर्फ एक पावर हो। ये देखो यहाँ पर ऊपर पावर कितनी 2 आ गई, यहाँ पर 1 है, ये ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर नीचे x आ गया तो जिसकी पावर तो 1 है ही नहीं है, -1, तो लिहाजा जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है, ये लीनियर पोलिनोमियल होती है। अब इसमें प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 4x² एंड 3x, तो ये देखो 4x² एंड 3x, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इनके कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, इसके ऊपर पावर नहीं है तो वो 1 होती, पावर को सेम वेरिएबल की पावर प्लस हो जाती है और y उसी तरह, तो 12x³ y, तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। आगे ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि अब ये बार बार इस तरह के सवाल आएंगे, यानी कि ये अगर सर्कल है हमारे पास तो इसका ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर है, कोई भी लाइन इसके पास करेगी तो वो क्या होगी, डायामीटर या कुतर उर्दू में कहे, यानी कि ये शक्ल भी बना के कह सकते हैं कि ये जो फर्ज करो इसका नाम AB है, तो ये AB क्या है, इधर O लिख देते हैं, या AOB क्या है, तो ये क्या है, डायामीटर। ये ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि उसके सेंटर से पास करे, इधर से भी हो सकता है, कहीं भी सेंटर से जो भी पास करेगी वो क्या होगी, डायामीटर होगा, या उर्दू में उसको कुतर कहते हैं। लेकिन अगर इसी में से आप लोगों ने ये इसका सेंटर है, इधर से कोई लाइन सेगमेंट ऐसे वो सेंटर में से नहीं पास करती, तो फिर इसको उर्दू में वत्तर कहना है और इंग्लिश में कॉर्ड कहना है, तो ये कॉर्ड हो जाएगा। AB ये क्या है, कॉर्ड है, और ये जो सेंटर से पास करे वो डायामीटर है, ये कुतर है। और अगर ये सेंटर से लेकर एक पॉइंट, यानी कि ये सेंटर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि सर्कल का, वो इसका रेडियस होगा। यानी कि ये ऐसे भी कई क्वेश्चन है इस तरह हो सकते हैं पेपर में, ये दे कि ये लिखे इसका ये इधर तक उसने 3 लिख दिया, तो ये इसका रेडियस कितना 3 से, यानी कि वो रेडियस लिख देते कि r कितना होगा, इधर लिखा होगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन इधर से ही वो कह सकता है कि ये शक्ल बनी है 3 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर फाइंड करे तो इसको डबल कर देते, क्योंकि वो इधर भी, तो 3 2 6 हो जाएगा। यानी कि ये थोड़े से बेसिक पॉइंट है, इनको याद रखना। द फार्मूला टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये यानी कि फार्मूला हमने याद रखना है, ये तो वैसे ही फार्मूला 4πr², किसके लिए होता है, स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये बार बार यूज होगा, इसमें MCQs और भी बन सकते हैं, लेकिन पहले फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ये 30 जो है, अगर यानी कि इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1 सेंटीमीटर, तो ये r की वैल्यू उसने 1 सेंटीमीटर, और उसका सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया अभी हमने फार्मूला पढ़ा 4πr², ये अक्सर देगा, लाजमन इस तरह का देगा रेडियस 1 करके,
तो ये 4 पाई, इधर r की पावर जितनी मर्जी 1 की पावर जो मर्जी ले ले वो 1 ही रहेगा। तो ये 4 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही साथ लिखना है, ये एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लाल बनेगा। तो ये 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वाला ऑप्शन ये इसका ठीक हो जाएगा। आगे दी स्लांट हाइट ऑफ गिवन पिरामिड, ये जो है ना स्लांट हाइट, इसमें असल में इसका आंसर ये आएगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है अगर सॉल्व करें तो, लेकिन ये स्लांट हाइट इसकी यानी कि तिरछी बुलंदी को कहते हैं। वो बाहर अगर सीधा तो बना पिरामिड, लेकिन ये इसमें शक्ल थोड़ी सी लंबी चौड़ी है, इसलिए ना ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। ये 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। यहाँ से आर की वैल्यू मिलाऊंगी फिर हमारी वो स्लांट हाइट आएगी। आगे 32 क्वेश्चन जो है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 सेंट वॉल्यूम, असल में तो वॉल्यूम का फार्मूला में आना चाहिए। ये वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अब सिर्फ आर उसने 3 दिया है, तो ये 4/3 पाई और यहाँ पर शीन की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। तो 4 पाई क्रॉस 27 को इससे मल्टीप्लाई करें 9, 9 4 जा 36 पाई और इसके साथ सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जब सरफेस एरिया हो तो स्क्वायर, यानी कि एरिया कोई भी हो तो उसके साथ स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम हो तो उसके साथ क्यूब, क्योंकि एरिया में लेंथ और वेट होती है, इसमें लेंथ वेट और हाइट भी होती है। तो इस वजह से इसका 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये वाला आएगा इसका, क्योंकि वॉल्यूम है। द वैल्यू ऑफ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एक्सेंट, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर 30 आएगा। ये असल में ना 8 तक के सिलेबस में ये 3 किस्म की ट्राइंगल अमूमन वो देता है कि ये जब राइट एंगल ट्राई या 3 4 5, यानी कि ये इसका 5 हाइपोटेन्यूज होता है, या ये वाली देता है, या इस तरह का ये देता है 5 12 और 30, और तीसरा ऑप्शन सिर्फ यानी कि इस तरह का होता है 6 8 और 10। ये 3 ट्राइंगल में से अमूमन वो देगा कि कौन सा इसका हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये इंपेयर याद है 3 4 5 में भी राइट एंगल ट्राइंगल कैमतुज़ावी मुसल्लस बनती है 5 12 13 और 6 8 10। अब आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट, यानी कि मुतमासिल बिल्कुल सेम, यानी कि उनका एंगल भी सेम हो, उनकी लेंथ भी सेम हो। तो ये वाला जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी लेंथ डिफरेंट हो गई, ये वैसे छोटी हो ये बड़ी है, ये भी डिफरेंट है क्योंकि ये इधर है ये इधर। तो ये ए वाला, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर एंगल और हर साइड इक्वल हो, सेम हो। 35 इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट मुतमासिल का ही होता है। ये भी याद रखना कि बाजू का ये भी पूछ सकता है, ये इक्वल डाल के ऊपर ये ऐसे डालना है तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अगर सिर्फ ये डालेंगे तो ये सिमिलर आ जाएगा और सिर्फ ये डालेंगे तो इक्वल आ जाएगा। इन तीनों में डिफरेंस, ये सिमिलर है, ये इक्वल है और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर बनी हुई है, एक जो है उसका नाम पी क्यू आर है, दूसरी का नाम पी आर एस है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इनमें वो कहता है कि कौन सी साइड जो है वो उनका कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ये पी क्यू और पी एस, ये कॉन्ग्रुएंट पी क्यू और पी एस, यानी कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी और ये इसके, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये ऑप्शन आगे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, वो तो हो ही नहीं सकती, पी क्यू पी आर वो भी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन हमारा आएगा। आगे फिर फॉलोइंग ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दो ट्रायंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जी दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो पी क्यू, ये पी क्यू इधर यानी कि ये लंबा है सबसे, फिर ये है, तो पी क्यू एक्स जेड दी इक्वल आएगा, यानी कि इसके कॉन्ग्रुएंट। आगे है दी 8 नहीं, ये हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट इंचेस 54 है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी हाइट जो है एक ही 54 है, फिर 60 है, फिर 58 है, फिर 53 है एंड 55 है। तो इनकी अब हमने मीन फाइंड करना है, मीन या हिसाबी औसत कहते हैं ये इनकी पहुंच का। तो जब इनका मीन का हिसाबी औसत इन सबको प्लस कर लेना होता है और जितनी नंबर ऑफ टर्म हों फिर उनको डिवाइड कर देना होता है, यानी कि ये 5 है तो 5 पे इनको डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर यानी कि तो इनको मैंने अब
ये प्लस किया है ना, तो इन तीनों को प्लस किया तो 280 आंसर आ गए, और 5 पे डिवाइड किया तो 56 आ गए। यानी कि अरिथमेटिक मेन हिसाब है, जब भी मालूम करना है इन जितनी भी टर्म उनको प्लस करना है, और नंबर ऑफ टर्म 5 है तो बटा 5 कर देना डिवाइड, और 6 है तो 6। अब इसको आंसर कितना है 56। आगे दी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट डेटा, तो 10 स्टूडेंट 3.5 जिसमें पॉइंट है ना वो डिस्क्रीट नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि ये 10 स्टूडेंट है, ये डिस्क्रीट डेटा। मीडियन 2 3 8 8 9, इनका मीडियन यानी कि ये इसकी तरतीब पहले ही दी हुई है, इसको पहले सेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी कि छोटा फिर बड़ा। तो अब 2 इधर और 2 इधर, तो 8 दरमियान में, तो मिड में कौन सा है 8। मोड मोड या आधा, जो रकम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। अब इनमें देखो ये 1 2 और 3, 8 जो 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो सबसे ज्यादा रिपीट 8, और जो सबसे ज्यादा बार रकम है उसको कहते हैं मोड या आधा।